कंप्लीट करना है ये सब, ठीक है। सो टुमारो, कल क्लास से पहले सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि 5 PM टुमारो डेडलाइन है, तो उससे पहले सब कंप्लीट करके लीजिए, ठीक है। ऑलराइट। तो जो भी हमने पहले कल जो देखा था, पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं, एंड देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट ऑल द थिंग्स, न्यू थिंग्स जो भी हमें देखना है, ठीक है। तो कल हमने देखा क्या होता है, जो एनएलपी होती है, एनएलपी का अगर आपको प्रोजेक्ट बिल्ड करना है तो उसकी कुछ स्टेप्स होती है, राइट। क्या स्टेप्स थी, वी स्टार्टेड फ्रॉम दैट। जैसे एनएलपी को अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दिया जाए, तो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेप विल बी डेटा गैदरिंग। मतलब जो आपको डेटा के ऊपर मॉडल बिल्ड करना है, डेटा आप गैदर करेंगे, एंड यहाँ पे एनएलपी है तो डेटा मोस्टली टेक्सचुअल होगा, राइट। मे बी अदर फॉर्मेट में हो सकता है, बट वहां पे भी वो टेक्सचुअली होगा, ठीक है। देन जैसे आपको टेक्स्ट मिलेगा, आप टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। उसमें 3 मेजर स्टेप थी: टेक्स्ट क्लीनिंग, टेक्स्ट टोकनाइजेशन एंड टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। क्लीनिंग मतलब क्या है, टेक्स्ट में कुछ अननेसेसरी थिंग्स या फिर अननेसेसरी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे मे बी कुछ चीजें रहेंगी, जैसे लिंक हो सकती है, राइट। अगर आपके टेक्स्ट में लिंक है, उसका कुछ मीनिंग नहीं है, राइट। लिंक कुछ भी हो, उससे मीनिंग उतना ज्यादा चेंज नहीं होता है। अगेन क्या हो सकता है, जैसे कुछ HTML टैग्स वगैरह है, या फिर कुछ अननेसेसरी कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हम सिंपली रिमूव करेंगे, टेक्स्ट को क्लीन कर रहे हैं, दैट इज टेक्स्ट क्लीनिंग। आफ्टर दैट टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन की जरूरत क्यों थी? Splitting text into a smaller unit, that is token. यस, How राइट, model can perform well, yeah. एग्जैक्टली, राइट। तो आपको जो टेक्स्ट दिया जाएगा वो आप कंप्लीटली वन गो में प्रोसेस नहीं कर सकते, इसीलिए उसको हम स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं या फिर स्प्लिट कर रहे हैं, उसे हमने कहा था टोकनाइजेशन। एंड टोकनाइजेशन की मल्टीपल मेथड्स देखी, जैसे पहले हमने देखा व्हाइट स्पेस टोकनाइजर, वर्ड पंक् टोकनाइजर, देन वर्ड टोकनाइजर फ्रॉम एनएलटी के, राइट। बट जो मॉडर्न एलएलएम है, प्रिफर करते हैं सब वर्ड टोकनाइजेशन, राइट। सो सब वर्ड टोकनाइजेशन ऐसे कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, इसी बिकॉज ऑफ दैट मोस्ट ऑफ द मॉडर्न एलएलएम प्रिफर करते हैं सब वर्ड टोकनाइजेशन। आउट ऑफ वोकेबलरी। यस, आउट ऑफ वोकैबुलरी का इशू आ सकता है। जैसे क्या होगा, हमने देखा था, अगर कोई वर्ड आपके मॉडल ने पहले कहीं नहीं कभी देखा नहीं था, तो उस केस में क्या है, उसे आपका मॉडल अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। बट अगर हम सब वर्ड टोकनाइजर यूज कर रहे हैं, तो वो इशू मोर और लेस ऑलमोस्ट सॉल्व ही हो जाता है, क्योंकि हमारे बेस वोकैबुलरी बिल्ड हो रही है फ्रॉम अ कैरेक्टर। तो वर्ड में वर्ड कहीं पे भी नहीं देखा हो, एटलीस्ट उसके कैरेक्टर तो कहीं ना कहीं देखे होंगे, राइट। अदर देन कैरेक्टर कुछ नहीं आएगा, तो क्या है, एटलीस्ट कैरेक्टर के बेसिस के ऊपर तो आप उसे प्रोसेस कर ही सकते हैं। तो ये हमने देखा फॉर सबवर्ड टोकनाइजेशन। एंड सबवर्ड टोकनाइजेशन की मेथड्स देखी थी, जैसे बाइट पेयर एनकोडिंग है, वर्ड पीस है एंड सेंटेंस पीस है। तो क्या हो रहा है, एंड हमने मॉडल्स भी देखे थे, जैसे जीपीटी मॉडल। जीपीटी मॉडल कौन सा यूज करता है? यस, बाइट पेयर। Byte pair बाइट encoding, बाइट पेयर। देन T5 सेंटेंस पीस। sentence piece, सेंटेंस पीस, एंड वर्ड वर्ड पीस। वर्ड piece. राइट। तो ये जो भी टोकनाइजेशन की मेथड है, एग्जैक्टली वर्किंग वगैरह उनका हमने कवर कर लिया। देन हम देख रहे थे टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या होता है, जो आपका टेक्स्ट है उसको हम एक यूनिफॉर्म फॉर्म में लाने का ट्राई कर रहे थे, राइट। जैसे मे बी उसका आ, ले जो केस है, कोई अपर केस में होगा, कोई लोअर केस में होगा, वो हो सकता है। देन स्टेमिंग, नॉर्मलाइजेशन, ये सारी स्टेप्स हम क्या कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। इनका हम यूज कर सकते हैं फॉर टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। तो ये आपका टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में आएगा। प्री प्रोसेसिंग के बाद टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन आता है, जिसमें हम टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करेंगे। देन मॉडल बिल्डिंग, मॉडल इवेल्युएशन एंड डिप्लॉयमेंट, ये सारी स्टेप होती है। एंड हमने उसमें ये जो प्री प्रोसेसिंग की स्टेप है उसके ऊपर फोकस किया था, तो उसमें हमने टोकनाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन की स्टेप्स को कवर किया था, ठीक है। एंड ये जो भी एनएलपी का बेसिक होने वाला है, जैसे मैंने कल भी कहा है, बहुत ज्यादा मीन्स उसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आपको उसको कंपनी में जाके इसके ऊपर प्रोजेक्ट बिल्ड करना पड़ेगा, राइट। किसी प्रोजेक्ट में आपको ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करके देखनी पड़ेगी। जस्ट आपको बेस होना चाहिए टू अंडरस्टैंड जेएनए एंड एजेंट किया, इसीलिए हम ये एनएलपी पढ़ रहे हैं। एंड इवन इंटरव्यू में भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए ये जो पार्ट है आपको ओनली इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे एंड बेसिक चीजें अंडरस्टैंड करते हैं, दैट विल बी सफिशिएंट। बट
जैसे ही हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होगा, राइट, मे बी अदर थिंग जैसे डीप लर्निंग हो गया, उसमें मॉडल बिल्ड करना है, टेंसर फ्लो, पाइटॉर्च का कैसे यूज करना है, वो भी हम देखेंगे। देन अदर लाइब्रेरी, इन सब का आपको प्रैक्टिस होना ही चाहिए। इवन इंटरव्यू में क्या है, जैसे वो एनएलपी का तो कुछ बाकी का कोड नहीं पूछ सकते, तो आपको टोकनाइजेशन का बेसिक कोड पूछ सकते हैं, या फिर बोलेंगे स्ट्रीमिंग करके दिखाओ, ठीक है। तो उतना तो बेसिक कोड आपको करते आना चाहिए। एंड आप जब स्टडी करेंगे तो आपको थियोरेटिकल तो करना ही है, एंड थियोरेटिकल के साथ साथ जो भी आपके कुछ इंटरव्यू के लिए भी कैसे प्रिपेयर करना है, इवन मैं उसकी चैट जीपीटी की कुछ प्रॉम्प्ट जिससे जो आपको हेल्पफुल रहेगी, वो सब सारी चीजें तो मैं शेयर करने ही वाला हूँ, अगेन वहां पे हम डिस्कस करेंगे। बट थियोरेटिकल कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो जो भी कोड हम क्लास में ले रहे हैं, आफ्टर क्लास या फिर जब आपके मॉक ग्रुप फॉर्म होंगे, तो आपके मॉक ग्रुप में आपको क्या करना है, एटलीस्ट एक बार तो कोड आपको खुद को रन करके देखना है, ठीक है। आप डिफरेंट चीजें ट्राई आउट कर सकते हैं, जो हमने इनपुट दिया था थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे, अगर ये पार्ट चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, राइट। जब तक आप खुद के हाथ से कोड नहीं लिखते, एंड वो जो कोड है सिंपली कॉपी पेस्ट नहीं करना है कभी भी। जब आप लर्निंग की फेज में होते हैं, कॉपी पेस्ट अवॉइड करना है। इवन चैट जीपीटी से आप कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, या फिर मेरा जो यहाँ पे नोटबुक में कोड प्रोवाइड किया गया है उसे भी कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाती है, सारी चीजें हो जाएगी, देन आप जो यूज करना है एप्लीकेशन, जो कुछ यूज करना है आप यूज कर सकते हैं, राइट। बट जब लर्निंग की फेज में कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी। समटाइम्स क्या होता है, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, ये इंपोर्ट करना है पोर्टर स्टेमर, ठीक है। तो अगर आपने खुद के हाथ से कोड नहीं लिखा है तो यही कंफ्यूज होता है, पोर्टर का पी कैपिटल है या स्मॉल है, देन यस स्मॉल है या कैपिटल है, देन इसके बीच में अंडरस्कोर है या फिर कुछ भी स्पेस नहीं है। ये स्मॉलर चीजें ही आपको प्रॉब्लम दे सकती है, एंड उसकी वजह से क्या होगा, अगर आप ये इंपोर्ट करने के लिए 1-2 मिनट ले रहे हैं, राइट, मे बी आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके चेक कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपको एप्लीकेशन बिल्ड करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। एंड जो जैसे मैंने आपको ये बताया था, गुड एंड ग्रेट डेवलपर, सो गुड डेवलपर को सारा पता है, राइट, पोर्टर स्टेमर होता है, स्नोबॉल है, लैंकास्टर है, इसका नॉलेज होगा, वो अप्लाई भी कर सकता है, बट वो टाइम लेगा। व्हाई? क्योंकि उसकी उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है। बट अगर आपको ग्रेट डेवलपर बनना है तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड स्टार्टिंग में ये सारा का सारा कोड आपको खुद के हाथों से टाइप करके लिखना है, एंड देन उसको रन करके देखना है। आप जितनी ज्यादा एरर करोगे, एरर आएगी आपको, उन एरर को आप जैसे सॉल्व करते जाओगे, उतना बेटर आपका नॉलेज, उतना बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। इसीलिए ओनली थ्योरी पे फोकस नहीं करना है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये कोड एटलीस्ट एक बार तो सबको रन करके देखना ही है। इसमें कुछ क्यूरियोसिटी आती है, वो आप चेक कर सकते हैं, राइट। एंड अभी आपके पास कुछ भी चीजें चेक करने के लिए गूगल है, जेमिनी है, चैट जीपीटी है, और बहुत सारे एआई, बहुत सारे एप्लीकेशन है, राइट, डॉक्यूमेंटेशन है, किसी का भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। एंड जितना आप बेटर वे में उसको अप्लाई करके देखेंगे, मल्टीपल वेज में इसको कैसे अप्लाई करेंगे, उतना आपको क्या है, ये चीजें डीपर लेवल पे अंडरस्टैंड होगी, ठीक है। इवन जैसे आपके मॉक ग्रुप वगैरह क्रिएट हो जाएंगे तो क्या करना है, कैसे आप डिस्कस कर सकते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ऑल दिस थिंग्स अगेन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट अभी भी जैसे अभी आपके पास टाइम है, तो इन सारी चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। ऑल राइट, तो हमने क्या देखा था, ये एक बार हो गया, तो हमने नॉर्मलाइजेशन के कुछ स्टेप देखना स्टार्ट किया था। तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों होती है, जैसे हमने ये एग्जांपल के लिए 3 टेक्स्ट लिया है, यहाँ पे टेक्स्ट का टी कैपिटल है, यहाँ पे सारे लोअर केस में है, एंड यहाँ पे टेक्स्ट के बाद डॉट आया है। तो ये एज अ ह्यूमन अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए तीनों वर्ड क्या है, सेम है, क्योंकि हमें पता है इन तीनों का मीनिंग सेम ही है। बट जब ये कंप्यूटर में स्टोर होगा, कंप्यूटर में ये टेक्स्ट इस तरीके से स्टोर होता है क्या, कैसे स्टोर होगा, Binary form. नंबर के फॉर्म में, राइट, मतलब बाइनरी वगैरह में। तो क्या होगा, टी जो कैपिटल है उसके लिए अलग नंबर है, एंड टी स्मॉल है उसके लिए अलग नंबर है, देन इस डॉट के लिए अलग नंबर है। तो क्या होगा, इन तीनों का रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर की मेमोरी में डिफरेंटली हो जाएगा। एंड इसकी वजह से क्या होता है, जब आप मॉडल वगैरह बिल्ड करेंगे, आपका मॉडल इन तीनों को 3 डिफरेंट वर्ड कंसिडर करेगा, एंड इन तीनों के मीनिंग अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेगा। तो इसकी वजह से मॉडल कंफ्यूज होने के एंड रॉन्ग आउटपुट देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टू अवॉइड दैट हम टेक्स्ट को क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइजेशन मतलब सबको एक यूनिफॉर्म फॉर्म में लेके आते हैं, सो दैट मॉडल बेटर वे में आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, आपका जो टेक्सचुअल डेटा है, उसे अंडरस्टैंड कर सके। सिंपल। एंड हमने सबसे फर्स्ट मेथड देखी थी लोअर केसिंग। तो लोअर केसिंग कब करना है,
जब भी आपको टेक्स्ट डेटा मिलेगा तो फर्स्ट स्टेप आप जनरली लोअर केस में कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, जो भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट डॉट लोअर, ये स्ट्रिंग की इनबिल्ट पाइथन मेथड है, ये क्या करेगा, जो भी आपका टेक्सचुअल डेटा है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। तो क्या होगा, इवन यहाँ पे टी अपर है, यहाँ पे स्मॉलर है, तो क्या है, अगर दोनों को हम लोअर करेंगे तो एक सेम केस में दोनों आ जाते हैं एंड दोनों यूनिफॉर्म फॉर्म में आ जाएंगे, राइट। तो कौन से ऐसे यूज केसेस है जहां पे हम लोअर केस करना अवॉइड कर सकते हैं, राइट। तो जहां पे भी आपको केसेस इंपॉर्टेंट है, जैसे एनईआर का एग्जांपल देखा था, तो वहां पे हम क्या करेंगे, जैसे बिल गेट्स, यहाँ पे बिल पर्सन है, या फिर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी ये बिल होता है वो है, वो फाइंड आउट, वो करने में डिफरेंट थोड़ा सा डिफिकल्टी जा सकती है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे जहां पे एनईआर वगैरह हम कर रहे हैं, ठीक है। देन हमने स्टेमिंग देखा था, स्टेमिंग क्या कर रहा है, सफिक्स रिमूव करेगा, रूट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने ये वर्ड लिखे, वॉक, वॉक्ड, वॉक्स, वॉकिंग, तो ये सारे वर्ड क्या है, इनका रूट फॉर्म एक ही है, मतलब मीनिंग वॉक ही है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ टेंसेस हम कौन से टाइम की बात करें उसके अकॉर्डिंगली हमने उसके फॉर्म चेंज किए। तो अगेन क्या होगा, जब हम इनको कंप्यूटर में स्टोर करें तो सबका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होगा, एंड आपका मॉडल हो सकता है मे बी इन सारे वर्ड को डिफरेंट कंसिडर करना स्टार्ट कर दे। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबको एक बेसिक रूट फॉर्म में लाते हैं, राइट। एंड देन रूट फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया था, ये जो स्टेमिंग है वो करा था। एंड स्टेमिंग क्या करता है, ये ज्यादा कुछ अंडरस्टैंड नहीं करेगा टेक्स्ट के बारे में, ये सिंपली क्या करेगा, जो भी उसके प्रीफिक्सेस होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, वॉक के आगे ईडी लगाने से वॉक बन गया, वॉक के आगे यस लगाने से ये वॉक्स बन गया, यहाँ पे लास्ट में आईएनजी ऐड किया गया, मतलब कुछ प्रीफिक्सेस, नॉट प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस ऐड किए गए हैं, राइट। एंड सफिक्सेस ऐड करने के बाद इनके डिफरेंट फॉर्म क्रिएट हुए। तो ये क्या करेगा, ऐसे जो मोस्ट कॉमन सफिक्सेस हैं, जैसे आईएनजी हो सकता है, यस हो सकता है, या फिर ईडी हो सकता है, इनको डायरेक्टली चॉप अप करने के लिए ये स्टेमिंग बिल्ड हुआ था, राइट। एंड जब आप स्टेमिंग करेंगे तो मेजरली दो चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं, यहाँ पे ओवर स्टेमिंग एंड अंडर स्टेमिंग। ओवर स्टेमिंग में क्या हो रहा है, जो दो अनरिलेटेड वर्ड है, जैसे न्यूअर एंड न्यूज, ये दोनों का बेस फॉर्म सेम है या सेम है क्या, जैसे यहाँ पे वॉक, वॉक, वॉकिंग, इनका सेम था, ये दोनों वर्ड सेम है, नो, राइट। बट सम टाइम बिकॉज ऑफ यहाँ पे भी लास्ट में यस आया है, जैसे वॉक के बाद यस आया था एंड ई आर आया है, तो आपके मॉडल को लग सकता है इनको अगर रिमूव करेगा तो दोनों के बेस फॉर्म न्यू बन जाएगा, बट एक्चुअल में क्या है, इन दोनों का रूट फॉर्म सेम नहीं होना चाहिए था। तो इस प्रॉब्लम को हम बोलेंगे ओवर स्टेमिंग। एंड अंडर स्टेमिंग में क्या होता है, ऐसे दो वर्ड जैसे वॉक्स एंड वॉकिंग, इन दोनों का रूट जो है वो सेम है, तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ सम रीजन उसने इसका यस नहीं निकाला, तो क्या होगा, ये वॉक्स रहेगा एंड ये वॉक बनेगा, मतलब दो डिफरेंट रूट फॉर्म आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, टू और मोर अनरिलेटेड वर्ड रिड्यूस टू सेम स्टेम, अनरिलेटेड वर्ड को सेम स्टेम मिल रहा है, दैट इज ओवर स्टेमिंग, एंड रिलेटेड वर्ड को डिफरेंट स्टेम मिल रहा है, दैट इज अंडर स्टेमिंग। एंड देन स्टेमिंग की कुछ मेथड देखी थी, पोर्टर स्टेमर, स्नोबॉल स्टेमर, लैंकास्टर स्टेमर। पोर्टर क्या करता है, इसके बीच में कुछ रूल्स लिखे हुए, बट ये ओनली इंग्लिश लैंग्वेज पे वर्क करेगा। एंड पोर्टर, स्नोबॉल ऑलमोस्ट सेम वर्क करेंगे, बट स्नोबॉल क्या करता है, मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है। एंड लैंकास्टर एग्रेसिव स्टेमर है, एंड बिकॉज ये एग्रेसिव स्टेमर है, कौन सा प्रॉब्लम मोस्ट कॉमनली इसमें आ सकता है, ओवर स्टेमिंग या अंडर स्टेमिंग, Overstepping. ओवर स्टेमिंग, ओवर स्टेमिंग, क्योंकि जहां पे भी ऐसे कुछ यस या फिर ई आर, एईडी वगैरह देखेगा, विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट वर्ड ये रिमूव करने का ट्राई करता है, बिकॉज ऑफ दैट ओवर स्टेमिंग होने के चांसेस लैंकास्टर में बहुत ज्यादा है। एंड यहाँ पे हमने तीनों का देखा था कैसे ये कर सकते हैं, पोर्टर स्टेमर, लैंकास्टर स्टेमर, स्नोबॉल स्टेमर। एंड यहाँ पे स्नोबॉल स्टेमर के लिए इंग्लिश लैंग्वेज भी दी थी, एंड इनका हम देख रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कैसे हो रहा है। जैसे यहाँ पे लैंकास्टर ने क्या किया है, न्यूज को न्यू किया है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ओवर स्टेमिंग, राइट। मल्टीपल चीजों के लिए हमने देखा, यस। एंड इसका चैलेंज क्या आ रहा था, जैसे ये सिंपली सफिक्सेस को रिमूव करने के लिए बिल्ड हुआ है, वर्ड का मीनिंग, जैसे यहाँ पे अभी स्टडीज देखा था, तो स्टडीज का इसने स्टडी डी आई कर दिया है, तो इसका कुछ सेंस बनता है क्या, डिक्शनरी में इसका कुछ मीनिंग है क्या, स्टडी एस टी यू डी आई का, नो।
राइट। या फिर ऐसे कुछ वर्ड जैसे बेटर है, तो बेटर का बेस फॉर्म क्या होता है? गुड, राइट। तो सिंस स्टेमिंग सिर्फ सफिक्सेस रिमूव करने के लिए बिल्ड हुआ है, ये ऐसे जो प्रॉब्लम है इनको हैंडल नहीं कर सकता। तो हम क्या चाहते हैं, जो आपका रूट फॉर्म है वो एकदम करेक्ट रूट फॉर्म में मेजर होना चाहिए, मैप होना चाहिए। जैसे अगर हम बेटर देते हैं तो उसे गुड करना चाहिए, या फिर हम स्टडीज देते हैं तो उसकी स्पेलिंग ठीक से स्टडी देना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ स्टेमिंग? लेमेटाइजेशन। एंड लेमेटाइजेशन क्या करता है? ये सिंपली सफिक्सेस को चॉप ऑफ नहीं करेगा, कट ऑफ नहीं करेगा। सो जो भी उनके बेस फॉर्म है उनको डिक्शनरी फॉर्मेट मतलब क्या होता है? करेक्ट स्पेलिंग या फिर जो एक्चुअल में उसका बेस फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था वर्डनेट का यूज करके ये सारी चीजें कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या होता है अगेन, उसका पार्ट ऑफ स्पीच जैसे इंग्लिश में होता है नाउन, वर्ब, प्रोनाउन वगैरह, ये भी आपको उसके साथ देना होता है। एंड ये क्या करेगा? उसे कन्वर्ट करता है। तो हमने देखा था अगर लेमेटाइजर बेटर वर्क कर रहा है तो स्टिल स्टेमिंग की क्या जरूरत है? Because of time consumed. यस। And also it provide the dictionary based word and meaningful word. It is not only cut off the suffix. And also including the grammar and part of speech. दैट इज लेमेटाइजेशन, राइट। बट अगर लेमेटाइजेशन इतना बेटर वर्क कर रहा है तो स्टेमिंग ही क्यों यूज कर रहे हैं हम? क्या जरूरत है स्टेमिंग की? ऑलवेज हम लेमेटाइजेशन ही क्यों यूज नहीं करते? Because of simplicity, good for Yes. large data. It will use less resources. यस, राइट। फर्स्ट सिंप्लिसिटी, मतलब यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ डिक्शनरी वगैरह में चेक नहीं करना पड़ेगा, इसलिए फास्टर भी हो जाता है। एंड इफिशियंसी मतलब आपको फास्टर प्रोसेसिंग हो जाएगी, राइट। अगर ज्यादा डेटा होता है तो क्या होगा? लेमेटाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। एंड इवन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि ये जो बेस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी वजह से आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है या नहीं। तो स्टार्टिंग में डायरेक्टली लेमेटाइजेशन करने की जगह हम स्टेमिंग करके देखेंगे, जिसमें कम टाइम लगने वाला है, कम रिसोर्सेस लगने वाले हैं, राइट। एंड आपको अगर कुछ उसमें रिजल्ट लिखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? अगेन बाद में लेमेटाइजेशन ट्राई आउट करेंगे। तो अर्ली स्टेजेस में वी स्टार्ट विथ स्टेमिंग, या फिर जहां पे बहुत ही लार्ज डेटा सेट है, राइट, लेमेटाइजेशन करने में टाइम लग सकता है, तो वहां पे भी हम प्रीफर करेंगे स्टेमिंग को। एंड हमने ये भी देखा था कब स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन अवॉइड करना है। जैसे जहां पे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ट्रांसलेशन करना है, राइट। ट्रांसलेशन के लिए अगर हमने वॉकिंग को वॉक कर दिया तो मीनिंग चेंज हो रहा है, जो टेंस है वो चेंज हो रहा है, राइट। तो ट्रांसलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, तो ऐसे केस में स्टेमिंग लेमेटाइजेशन नहीं करेंगे। बट जहां पे कीवर्ड ओनली आपके कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, जैसे कीवर्ड एक्सट्रैक्शन, टॉपिक मॉडलिंग वगैरह इस टाइप के टास्क, वहां पे हम स्टेमिंग लिमिटेशन यूज करेंगे। देन आगे हमने देखा था स्टॉप वर्ड, जैसे ये द एन, ऐसे अननेसेसरी वर्ड्स है जिनका नहीं होने से मीनिंग में उतना ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। तो हमने दो मेथड से देखे थे, एनएलटीके का यूज करके कैसे करना है, एंड यस कौन सी लाइब्रेरी थी? जेनसिम, जेनसिम का यूज करके कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यस्टरडे देखा था फॉर नॉर्मलाइजेशन। तो आज हम क्या करेंगे, जब आपको क्लीनिंग करना होता है तो क्लीनिंग के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप होती है आपको क्या रिमूव करना है ये आइडेंटिफाई करना, ठीक है। एंड ये करने के लिए आपको रेजेक्स हेल्प करता है। तो आज हम जस्ट होपफुली सबको रेजेक्स का बेसिक आइडिया तो होगा ही, जस्ट हम फ्यू यूज केसेस देखेंगे, रेजेक्स के जो भी पैटर्न्स वगैरह है वो कैसे वर्क करते हैं उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, राइट। एंड आप देन क्या करेंगे, रेजेक्स का कैसे यूज करना है बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। बट थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रेजेक्स में पैटर्न लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, राइट। इवन अभी तो आपके पास एआई वगैरह है, उनका तो आप यूज कर ही सकते हैं, बट स्टिल रेजेक्स के लिए प्रैक्टिस नेसेसरी होगी। तो हम जस्ट बेसिक देखेंगे रेजेक्स कैसे यूज होगा, एंड देन उस रेजेक्स का हम यूज करेंगे जब भी हम एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे, मतलब कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं तो डेटा क्लीनिंग के लिए। जैसे अगर आपको HTML टैग्स रिमूव करना है, राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, रेजेक्स में HTML टैग का पैटर्न लिखेंगे एंड उसको रिमूव करेंगे। या फिर हो सकता है कुछ लिंक वगैरह है उसमें, जैसे ही कोई URL है तो उसको रिमूव करने के लिए पैटर्न लिखना, ये सब कुछ हम रेजेक्स में कर सकते हैं। बट बिफोर मूविंग अहेड, ये जो कल देखा था उसमें किसी को डाउट है? Sir, could you please repeat what's the difference between the Jensen and the stop words which the NLTK provides? या तो बेसिकली यहाँ पे जो हमने यूज किया था NLTK में क्या हो रहा है, कंट्रोल आपके पास है। कंट्रोल मतलब जैसे हमने यहाँ पे इंग्लिश की लिस्ट ली थी, राइट, तो इस लिस्ट में कौन से वर्ड होने चाहिए, कौन से वर्ड स्टॉप वर्ड है एंड कौन से वर्ड स्टॉप वर्ड नहीं है, ये आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपको लिस्ट मिली है तो
हम लिस्ट में से कोई भी वर्ड रिमूव कर सकते हैं, जैसे हमने नॉट को स्टॉप वर्ड की लिस्ट से रिमूव किया था, या फिर कुछ वर्ड को हमने स्टॉप वर्ड की लिस्ट में ऐड किया था, तो आपको यहाँ पे कंट्रोल मिलता है, ठीक है। बट कंट्रोल मिलने की वजह से डिफरेंस क्या आएगा, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। आपको ये जो फंक्शन हमने लिखा था, तो क्या हो रहा है, आप लोअर में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन हर एक वर्ड चेक कर रहे हैं कि वो स्टॉप वर्ड है या नहीं, देन उसको रिमूव कर रहे हैं, राइट। तो ये आपको हम बोल सकते हैं कि ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ रहे हैं, बट कंट्रोल आपके पास है, सारी चीजें आप कंट्रोल कर रहे हैं। बट जेएनसी में क्या होता है, आपको सिंपली एक मेथड मिलेगी, एक फंक्शन मिलेगा जिसका यूज करेंगे तो ये सारे स्टॉप वर्ड रिमूव करता है। बट यहाँ पे आपके पास कंट्रोल नहीं है, स्टॉप वर्ड में कौन से वर्ड होंगे कौन से नहीं होंगे ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वहां पे एनएलटीके में कंट्रोल आपके पास है, एफर्ट ज्यादा है, यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट करना इजी है, बट आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा, ठीक है। Thank you. या ऑलराइट, तो जैसे मैंने कहा था अभी हम क्या करेंगे, रेजेक्स देखेंगे। तो रेजेक्स में क्या होता है, आपको कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, एंड वो पैटर्न्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं वो हम थोड़ा सा देखेंगे। बट बिफोर मूविंग टू रेजेक्स, आपको रॉ स्ट्रिंग पता होना चाहिए। क्या होती है रॉ स्ट्रिंग पाइथन में? यस, जैसे कोई पाथ वगैरह है उससे पहले हम आर ऐड करते हैं, क्या होता है वो आर ऐड करने से? रीड यस, तो दिस आर कंसीडर इज नथिंग बट सर रॉ स्ट्रिंग, वो पाथ प्रॉपरली मिलता है। एक तो हम आर यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर स्लैश यूज कर सकते हैं, डबल यस। स्लैश। तो कंसीडर आपके पास क्या मिला, एक पाथ लिया है आपने। जैसे हम क्या करते हैं, एक पाथ लेते हैं, मे बी क्या है आपके सी फोल्डर है, देन सी फोल्डर में आपने उसको न्यू फोल्डर नेम ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। तो ये पाथ है, अगर हम इस पाथ को प्रिंट करेंगे तो क्या होना चाहिए, सी फोल्डर एंड देन उसका न्यू फोल्डर। बट क्या होता है यहाँ पे, लेट्स सी, कंसीडर करते हैं उसको, यस क्या करेगा, सॉरी, स्ट्रिंग कंसीडर करेगा उसको। यस। सो एज अ स्ट्रिंग जब कंसीडर होता है तो यहाँ पे जैसे आपको एक्सपेक्टेड पाथ था वैसे नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ पे उसने सी किया एंड उसके बाद EW फोल्डर ऐसा कुछ दे रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्या हो सकता है रीजन? सर वो स्लैश वो ऐसे New line. यस, मतलब पाइथन में ऐसे कुछ कैरेक्टर होते हैं जैसे स्लैश एन स्लैश टी, उनका मीनिंग होता है, जैसे इसका मीनिंग है न्यू लाइन, तो ये इसको न्यू लाइन कंसिडर कर रहा है, एंड सी से पहले स्लैश एन को न्यू लाइन कंसिडर करके उसको न्यू लाइन में ले गया एंड उसके आगे का न्यू लाइन में उसने प्रिंट किया। तो ये प्रॉब्लम आ सकते हैं, राइट। ऐसे जो भी ये कैरेक्टर्स है उनका वजह से प्रॉब्लम आता है। बट टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जब हम स्ट्रिंग से पहले आर ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो ऐसे कोई भी जो कैरेक्टर है उसको कंसिडर नहीं करेगा, वो सिंपली जो है एज इट इज सबको कंसिडर करता है। तो इवन यहाँ पे बैक स्लैश एन है, उसको बैक स्लैश एन ही कंसिडर करेगा। तो प्रिंट करेंगे तो क्या है, आपको जो पाथ था वो प्रिंट हो रहा है। तो यही होता है आपका रॉ स्ट्रिंग। तो जहां पे भी कहीं पे स्ट्रिंग में ऐसी कुछ चीजें हो सकती है, उनको अवॉइड करने के लिए जो आपकी स्ट्रिंग है उसके पहले हम आर लगा देंगे, तो वो उसे एज इट इज कंसिडर करेगा, मतलब कोई एक कैरेक्टर्स में जैसे न्यू लाइन वगैरह है उसको कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। ऑलराइट, दिस इज इतना, ये आर स्ट्रिंग में ज्यादा कुछ नहीं है। एंड जब भी हम रेजेक्स देखेंगे या फिर रेजेक्स में आपको कुछ फाइंड आउट करना है, कुछ पैटर्न, तो उसके लिए ये सारी चीजें आपको लगेगी। जैसे ये डॉट का मतलब क्या है, एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन। अगर आपको डिजिट्स मतलब नंबर्स फाइंड आउट करना है तो बैक स्लैश डी दे सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली कैसे यूज होगा वो देखेंगे। एंड रेजेक्स क्या है, एक लाइब्रेरी है पाइथन में जिसका यूज करके आप पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पैटर्न फाइंडिंग मतलब क्या है, आपको कंसिडर एक स्ट्रिंग दी गई है, ये नहीं स्ट्रिंग हम लेते हैं, जैसे क्या करेंगे, समथिंग लाइक दैट, वी आर लर्निंग रेजेक्स, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ पैटर्न फाइंड आउट करना है, जहां पे वी ये वर्ड है इसे फाइंड आउट करना है, तो ये एक पैटर्न हो गया। या फिर कंसिडर आपका इसमें कुछ HTML टैग है, तो HTML टैग का पैटर्न क्या होता है, इट विल बी एनक्लोज विद दिस कैरेक्टर्स, राइट। इस तरीके से पैटर्न होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस पैटर्न से जो भी चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है आपकी स्ट्रिंग में वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। एंड ये सब करने के लिए आपको रेजेक्स की लाइब्रेरी है पाइथन में, इनबिल्ट लाइब्रेरी कौन सी है, आरी तो हम क्या करेंगे, RE का यस। तो हमने RE से उसे इंपोर्ट किया। देन अभी हम क्या कर सकते हैं,
आपको सबसे पहले क्या करना है, पैटर्न लिखना है, मतलब आपको कौन सा पैटर्न फाइंड आउट करना है। तो कंसिडर अभी आपको सिंपली वी फाइंड आउट करना है, तो हमने वी लिखा। एंड रिजेक्ट्स में क्या है, अगर आपको जितने भी वी के इसमें ऑकरेंसेस है वो फाइंड आउट करना है तो आर ई डॉट फाइंड ऑल, ये मेथड का हम यूज करेंगे। एंड उसमें आपको दो चीजें देनी है, एक तो पैटर्न मतलब एग्जैक्टली क्या फाइंड आउट करना है, एंड देन टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब क्या होगा, कहाँ पे फाइंड आउट करना है। हम क्या बोल रहे हैं, हमें वी फाइंड आउट करना है इन दिस स्ट्रिंग। सिंपल। तो रन करेंगे तो क्या है, जहां पे भी उसको वी का ऑकरेंस मिलेगा उसे प्रिंट करता है। कंसिडर यहाँ पे एक और वी है तो क्या करेगा, इन दोनों ऑकरेंस को दे रहा है, तो दो जगह पे उसको वी मिला। सिंपल। यहाँ पे तो जस्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, बट उसको आपको रिप्लेस करना है, जैसे जहां पे भी वी है उसको आपको रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे अदर भी मेथड यूज होते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रिंग में से आपको वी हर जगह से रिमूव करना है, या फिर वी की जगह पे कुछ और चीजें चाहिए, इन सारी चीजों के लिए ये रेजेक्स आपको हेल्पफुल रहेगा। तो ये जस्ट पैटर्न फाइंड आउट नहीं कर सकते, उस पैटर्न के साथ आपको जो भी चीजें करनी है वो आप टास्क परफॉर्म करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे वी को फाइंड आउट किया है, और थोड़ा सा बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज होते हैं रेजेक्स में, उनका वन बाय वन मीनिंग एंड कैसे यूज होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, ये जो डॉट होता है, तो डॉट क्या करेगा, हम ऐसे बोल सकते हैं एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन, मतलब न्यू लाइन को छोड़ के जो भी कोई कैरेक्टर है उसे वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा बोलते हैं, कंसिडर हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी के साथ डब्ल्यू के बाद और भी कुछ है, डब्ल्यू ए है, डब्ल्यू एच, जस्ट रैंडमली कुछ लेते हैं। ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ऐसा एक वर्ड चाहिए जिसमें स्टार्ट डब्ल्यू से हो बट बाद में कुछ भी आ सकता है। मतलब आपको वी चाहिए, डब्ल्यू ए चाहिए, डब्ल्यू एच एंड डब्ल्यू एम। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम वी दे रहे थे, बट अभी हमें सारे लेटर्स दे सकते हैं क्या, वी वे ये सब कुछ, राइट। ऐसे देंगे तो मतलब आपको ही फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या क्या चीजें हैं। तो हमें क्या पता है, स्टार्टिंग डब्ल्यू एंड उसके बाद एक कैरेक्टर होना चाहिए। एंड हमने यहाँ पे देखा है एनी कैरेक्टर के लिए क्या कर सकते हैं, हम ये डॉट दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू डॉट देंगे, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे इस स्ट्रिंग में चेक करेगा डब्ल्यू कहाँ पे है, एंड देन डब्ल्यू के बाद एक सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो डब्ल्यू के बाद एक सिंगल कैरेक्टर कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इन सारे ऑकरेंस को फाइंड आउट करेगा। बट इसमें क्या कंसिडर नहीं होता है डॉट में, न्यू लाइन, अदर देन न्यू लाइन ऑल चीजें वो फाइंड आउट करके देगा। सो लेट्स सी, ये क्या कर रहा है, वी वे ये जो भी डब्ल्यू ए डब्ल्यू एच डब्ल्यू एन है उनके ऑकरेंस दे रहा है। तो डॉट का मीनिंग समझ में आ रहा है, यस अभी। स्पेस भी लेगा क्या डॉट में? यस, स्पेस भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे डॉट के बाद एक स्पेस देते हैं तो वो भी लेगा। तो यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू एंड स्पेस भी ये दे लेगा। या फिर उसमें कुछ नंबर्स वगैरह है, जैसे आपने ये 6 ऐड कर दिया तो ये W6 भी फाइंड आउट करेगा। ठीक है, एनीथिंग ऑल द थिंग्स जस्ट एक्सेप्ट न्यू लाइन को कंसिडर नहीं करेगा, बाकी ये सारी चीज लेगा। ठीक है, सिंपल। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ये जो बाकी के स्पेशल कैरेक्टर्स है उनका यूज करके पैटर्न्स बिल्ड करेंगे। जैसे ये क्या है, आप जब \d देते हैं तो उसका क्या मीनिंग है, डिजिट, मतलब 0 to 9 का कोई भी नंबर आपको फाइंड आउट करना है तो हम इसका यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास अभी एक सिंगल नंबर है, तो क्या है, आपको इसमें कौन से नंबर्स है, सारे नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, \d। ठीक है, तो ये करने से एक प्रॉब्लम आ रहा है, क्या बोल रहा है, ये चेक करेगा जब भी हम स्ट्रिंग देते हैं तो इसे क्या लग रहा है कि हम उसको \n मतलब न्यू लाइन है, तो उसी तरीके से \d का कुछ मीनिंग हो सकता है वो दे रहा है, बट हमें इसको रॉ बनाना है। तो हम क्या क्लिक करेंगे, ये क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई भी escape कैरेक्टर नहीं है, escape सीक्वेंस। जैसे न्यू लाइन के लिए escape सीक्वेंस क्या है, \n, टैब के लिए \t, तो वो बोल रहा है \d का ऐसा कोई भी escape यूज नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, इसको रॉ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली इसके पहले r लगा देना है। तो एक बात ऑलवेज याद रखना, जब भी आप कोई भी पैटर्न बिल्ड करेंगे, इवन यहाँ पे जरूरी नहीं था बट स्टिल ऑलवेज r उसके पहले लगाना ही है, मतलब पैटर्न आप ऑलवेज रॉ स्ट्रिंग में ही लिखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है अभी रॉ स्ट्रिंग क्यों यूज करना है फॉर एवरी पैटर्न।
ऑल राइट, तो अभी हम बैक स्लैश डी लेंगे तो ये क्या करेगा, इसमें जहां कहीं पे भी नंबर्स है वो नंबर आपको फाइंड आउट करके देगा। सो लेट्स सी नाउ, तो 6 ओनली एक नंबर था, तो सिंपली वही नंबर फाइंड आउट करके दे रहा है। या फिर कुछ और नंबर लेते हैं तो सारे के सारे नंबर जितने भी नंबर्स है वो फाइंड आउट करके देगा। सिंपल है ये, ठीक है। देन अगेन वन मोर थिंग, जैसे बैक स्लैश डी का मतलब क्या है, डिजिट। तो जब भी हम ऐसे कोई कैरेक्टर है उसका कैपिटल में लिखेंगे तो कैपिटल बैक स्लैश डी का मतलब क्या है, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ। तो ये क्या करेगा, नॉट अ डिजिट। इवन यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू का क्या मीनिंग है, वर्ड कैरेक्टर, जहां पे लोअर केस ए टू जेड, अपर केस ए टू जेड, 0 to 9 एंड अंडरस्कोर, ये वर्ड कैरेक्टर है। अगर हमने स्मॉल डब्ल्यू यूज किया था, वही कैपिटल डब्ल्यू यूज किया तो इन कैरेक्टर को छोड़ के बाकी सारे, ठीक है। अगेन स्मॉल एस का क्या मीनिंग है, व्हाइट स्पेस, जहां भी स्पेस है, मतलब स्पेस है, टैब है, न्यू लाइन है, स्पेस है तो ये फाइंड आउट करेगा। बट कैपिटल एस का क्या मीनिंग है, अदर देन दिस। ये समझ में आ रहा है, स्मॉल कैरेक्टर जो भी कर रहा है, कैपिटल कैरेक्टर या फिर लो अपर केस कैरेक्टर एकदम उसका अपोजिट करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किया था, अगर आपको अदर देन नंबर सब कुछ फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ डी, अगर हमने यहाँ पे कैपिटल डी दिया तो क्या होगा, अदर देन नंबर बाकी सारी चीजें यहाँ पे दे रहा है, जैसे यहाँ पे स्पेस दे रहा है, राइट, ये सब कुछ देगा, ठीक है। ऑल राइट, अगेन अगर आपको ये करना है वर्ड कैरेक्टर, मतलब ए टू जेड एंड ए टू जेड या 0 to 9 एंड अंडरस्कोर, इनके बीच का, इनमें से कोई भी एक फाइंड आउट करना है तो आप क्या यूज करेंगे, डब्ल्यू, एंड उसके ऑपोजिट में ये। तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया, या इसका एग्जांपल देखना है, ये सब कुछ समझ में आ गया है, यस। ऑल राइट, ठीक है। अगेन हम क्या कर सकते हैं, कंसिडर, यहाँ पे हमने जब ये किया था तो आपको क्या मिल रहा है, ये जब हमने यूज किया तो जैसे ये नंबर है, राइट, तो उसको थोड़ा सा स्मॉल 4 डिजिट का बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जब नंबर फाइंड आउट करें तो ये क्या कर रहा है, सेपरेट सेपरेट इंडिविजुअल नंबर दे रहा है। बट अभी आपको क्या करना है, जहां पे भी 4 डिजिट बैक टू बैक है वो फाइंड आउट करना है। तो आप सिंपली इसे कंबाइन कर सकते हैं, बैक स्लैश डी बैक स्लैश डी बैक स्लैश डी, मतलब ये क्या देखेगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कहाँ पे है, एंड ये सिंपली वही दे देता है। तो यहाँ पे 9834 ही दे रहा है एंड ये 6 नहीं दे रहा है, व्हाई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कलेक्शन में 4 डिजिट्स कहाँ पे है। ये समझ में आया, ठीक है। इवन कंसिडर इनके बीच में अगर डॉट होगा तो अभी कोई भी नंबर फाइंड आउट हो सकता है, No. नो, नहीं होगा। ये करेंगे तो कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऐसा एक भी नहीं है जो बैक टू बैक इसके साथ आया है, ठीक है। ऑल राइट, एंड वन मोर थिंग देखते हैं, कंसिडर आपको ये अभी फाइंड आउट करना है, डॉट 98.34। तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद डॉट ऐड कर सकते हैं क्या, करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, 98.35 भी 3 फाइंड आउट कर रहा है। बट कंसिडर यहाँ पे एक और नंबर लेते हैं, जैसे 98, उसमें कुछ एफ जस्ट रैंडमली 65 ले रहे हैं, तो ये फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये भी नंबर मिल रहा है। बट आपको चाहिए 2 डिजिट डॉट 2 डिजिट, बट ये भी क्यों आ रहा है, क्या रीजन है, डॉट का Dot मतलब Is कुछ भी होता है। considered not for only any character. Yes. Any character. हमने यहाँ पे देखा था कि आपको क्या चाहिए, डॉट का मतलब होता है एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन, मतलब कोई भी कैरेक्टर आएगा तो ये दे देगा। तो अगर इसे अवॉइड करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जहां पे भी आपको ये डॉट एज इट इज कंसिडर कराना है, मतलब ये जो कैरेक्टर्स हैं जो हम रेजेस के देख रहे थे उसको एज इट इज कंसिडर कराना है, तो उसके पहले एक बैक स्लैश दे देना। जैसे अगर ये देंगे तो क्या होगा, ये अभी एज इट इज कंसिडर होगा, ठीक है। तो जब इसे रन करेंगे तो क्या हो रहा है, अभी ओनली 98.34 ही हो रहा है। तो ये अभी क्या है, रेजेक्स का डॉट नहीं है, जिसका मीनिंग ये नहीं कैरेक्टर था, अभी ये क्या है, जस्ट डॉट है, तो ओनली ये डॉट के लिए ही देखेगा। क्लियर, ठीक है। तो ज्यादा इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपली 1 by 1 चीजें अगर आप अंडरस्टैंड करते जाएंगे एंड इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप किसी भी इसके लिए ये लिख सकते हैं। एंड इवन आपको सबके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, एआई तो आपको दे ही देगा, उसके साथ साथ जस्ट उसे आपको अंडरस्टैंड करके आना चाहिए या फिर इंटरप्रेट करते आना चाहिए, राइट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया। देन अभी एंकर्स देखेंगे, जैसे हमने लिखा ये बैक स्लैश बी, इसका क्या मीनिंग है,
वर्ड बाउंड्री। ठीक है, तो ये वर्ड बाउंड्री एग्जैक्टली क्या है एंड कैसे वर्क होगा वो देखते हैं। तो एग्जांपल के लिए लेते हैं हम टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट में क्या है, एक लेते हैं दिस वन, बैट बैटमैन, अगेन लेते हैं बैट वुमन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बैट फाइंड आउट करना है। तो हम बैट करेंगे तो आपको ये 3 बार बैट मिल रहा है। वाई, ये सिंगल बैट, ये बैटमैन का बैट एंड बैट वुमन का बैट, राइट। बट आपको सिर्फ बैट ही फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये वर्ड बाउंड्री यूज करेंगे। कैसे कर सकते हैं, तो अगर हम करेंगे यहाँ पे \b, इसका क्या मीनिंग है, बैट के एंड में, जैसे ही बैट एंड होता है कोई और कैरेक्टर नहीं आना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, /b। \b, मतलब उसका वर्ड बाउंड्री हमने डिसाइड किया। तो ये क्या हुआ, सिंपली बैट दे रहा है। या फिर कंसिडर अभी एक और वर्ड है, जैसे मैन बैट है, तो मैन बैट का क्या मीनिंग होगा, तो अगेन ये मैन बैट का बैट दे रहा है। क्यों, क्योंकि इसके बाद वर्ड एंड हो रहा है। तो हम इसे भी अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड में /b in the /b prompt. स्टार्टिंग में भी दे देंगे। तो क्या हो रहा है, ये जो वर्ड है बैट, हम क्या देख रहे हैं कि वो वर्ड स्टार्टिंग में भी एंड होना चाहिए एंड लास्ट से भी एंड होना चाहिए। तो सिर्फ आपको बैट फाइंड आउट करना, तो ये क्या करेगा, सिर्फ यही बैट देगा, बाकी के कुछ नहीं दे रहा है। सिंपल, अभी वर्ड बाउंड्री का मीनिंग क्लियर है। ठीक है, तो ये वर्ड के सिर्फ स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में जो कंप्लीट वर्ड है उसे एज आउट या फिर बाउंड्री में फाइंड आउट करने के लिए वर्ड बाउंड्री यूज होगी। देन नेक्स्ट, ये सेम नॉट अ वर्ड बाउंड्री होगा। देन ये बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग, इन दोनों को देख लेते हैं। तो आपको कुछ कैरेक्टर फाइंड आउट करने जो ओनली बिगिनिंग में आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बिगिनिंग ऑफ स्ट्रिंग एंड इसके लिए क्या आएगा, एंड ऑफ स्ट्रिंग। तो यही ले लेते हैं। ठीक है, कंसिडर यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ये जो W एंड डॉट, एनीथिंग जो भी है, WE WH ये सब कुछ आ रहा है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, बट हम क्या चाहते हैं, वो सिर्फ अगर स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में हो तो ही फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे उसके लिए, ये जो कैप दिख रहा है इसके स्टार्टिंग में जब हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है, ओनली स्ट्रिंग के बिगिनिंग में ये जो W डॉट है सिर्फ वही फाइंड आउट करके देगा। तो मतलब अभी ये सिर्फ क्या फाइंड आउट करना चाहिए, तो ये ओनली V दे रहा है। तो कंसिडर यहाँ पे हमने R दे दिया है। ठीक है, तो ये R को फाइंड आउट करेगा क्या, इवन तो हमारे टेक्स्ट में R है, नो, व्हाई नॉट, क्योंकि ये स्ट्रिंग के बिगिनिंग में नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कोई कैरेक्टर ओनली स्टार्टिंग में है या नहीं ये चेक करने के लिए ये कैप यूज होगा। ठीक है, देन सेम वे में हम क्या कर सकते हैं, कुछ एंड में है या नहीं, लास्ट में है या नहीं ये चेक करने के लिए क्या यूज करेंगे, डॉलर। बट वो डॉलर लास्ट में होना चाहिए। जैसे आपको कंसिडर क्या करना है, \W, इसका क्या मीनिंग होता है, एनी कैरेक्टर, नंबर, अल्फाबेट्स या फिर अंडरस्कोर। तो आपको क्या करना है, लास्ट में अल्फाबेट है या फिर कुछ और है वो चेक करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे डॉलर दे देंगे, तो ये क्या करेगा, सिर्फ लास्ट में क्या है ये चेक करके देगा। जैसे यहाँ पे लास्ट में ओनली 5 है। ठीक है, ऑल राइट। तो इसका हम यूज कर सकते हैं, जैसे लास्ट में PDF वगैरह है, ये जो आपका पाथ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लास्ट में PDF है या नहीं। तो अगर हम सिंपली PDF फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेगा, मे बी बीच में कहीं पे PDF हो सकता है, वो भी फाइंड आउट करेगा, राइट। बट अगर हमने डॉलर दिया तो सिर्फ लास्ट में देखेगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये एंड ऑफ द स्ट्रिंग स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग क्लियर है, ऑल राइट। तो ये देख लेते हैं। एंड ये क्या है, आप मोस्टली इनका बहुत ज्यादा टाइम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो कैरेक्टर है
ब्रैकेट में जो भी कैरेक्टर्स देंगे उसे एज इट इज आपको फाइंड आउट करना है। मतलब कंसिडर यही लेते हैं, तो आपको क्या करना है, उसमें कोई भी दो कैरेक्टर लेते हैं, आपको ए एंड ई, ठीक है, ये दोनों कैरेक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ पे ए एंड ई दिया तो ये क्या करेगा, कहाँ पे ए एंड ई है वो चेक करेगा, एंड यहाँ पे कहीं पे भी ए एंड ई नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं, ए को सेपरेटली फाइंड करें, ई को सेपरेटली फाइंड आउट करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला यूज करते हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो यूज करेंगे। तो अगर हमने इनको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया तो ये क्या करेगा, तो एग्जैक्टली ए एंड ई जहां पे भी कहिए वहां पे फाइंड आउट करके देगा। तो ए एंड ई के सारे ऑकरेंसेस आपको दे रहा है, ठीक है। ये क्लियर है, ये ब्रैकेट क्या करता है, ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करके देगा, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे आपको एक यहाँ पे है या मेंशन नहीं, ओके मेंशन नहीं, बट हम क्या कर सकते हैं, इसको रेंज में भी दे सकते हैं। जैसे क्या है, ये तो रहेगा ही, बट सॉरी, उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, रेंज में भी दे सकते हैं। आपको क्या करना है, अभी ए टू ई के बीच में जितने भी कैरेक्टर हैं, क्या क्या है, ए बी सी डी ई, ये सारे फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको या तो ऐसे इंडिविजुअली दे सकते हैं, ए बी सी डी ई, बट ये क्या होगा, अगर जेड तक देना है तो बहुत लॉन्गर हो जाएगा। तो हम ये जो हाइफन है उसका यूज करेंगे। तो हाइफन क्या करता है, इट मींस रेंज ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, ए एंड सिंपली उसमें हाइफन ई देंगे, तो ये क्या करेगा, ए टू ई के बीच में जो भी है वो फाइंड आउट करके देगा। अगर कंसिडर आपको 1 to 9 के बीच में फाइंड आउट करना है तो क्या कर सकते हैं, 1-9 देंगे। तो 1 to 9 के बीच में जितने भी डिजिट आते हैं सारे डिजिट फाइंड आउट करके दे रहा है। यस उज्ज्वला। Sir, just had question related to the find all. So हम ये find all हर एग्जाम्पल में यूज करेंगे या अभी आप समझा रहे हो इसलिए वो यूज हो विच रहा वन, सॉरी, है re.find all? नो हर जगह पे यूज नहीं होता है, हम जस्ट फाइंड करने के लिए यूज हो रहे हैं। बट इंस्टेड ऑफ फाइंड ऑल वहां पे अदर भी मेथड है, जैसे सब है या फिर कंपाइल वगैरह है, उन मेथड का भी हम यूज करते हैं। इट इज वन ऑफ द मेथड, Okay, got it. ठीक है। Sir, nowadays we are like writing this kind of code in the organization, or मे बी समटाइम्स लिखना पड़ सकता है, जनरली उतना ज्यादा नहीं, बट स्टिल जैसे प्री प्रोसेसिंग होती है एनएलपी की, जो जैसे हम अभी ट्रेडिशनल एनएलपी देख रहे हैं, तो ट्रेडिशनल एनएलपी में इसका बहुत यूज होता था। इवन जो अभी रिसेंट मॉडर्न एप्लीकेशन है उसमें इन ट्रेडिशनल एनएलपी के कोई कंसेप्ट यूज नहीं होते। जैसे मैंने पहले लिखा था, ये यूज नहीं होगा, स्टेमिंग, लिमिटाइजेशन, इवन आपको टोकनाइजेशन भी करने की जरूरत नहीं होती है, वो भी आपका मॉडल ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है, ठीक है। बट स्टिल आपका बेसिक कंप्लीट करने के लिए ये हम देख रहे हैं। जब हम एप्लीकेशन, मॉडर्न एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे, इन सारी कंसेप्ट जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं इतना ज्यादा यूज नहीं होता है इंडस्ट्री में, बट इसके ऊपर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ये हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। यस सौरभ। सर हम लोग ये रेजिक्स वैलिडेशन के लिए भी यूज करते हैं ना, फॉर एग्जांपल। यस ओके। और जब हम लोगों ने ये रेजिक्स पढ़ा था डेटा साइंस के बैच में, तो कुछ अलग सिंटैक्स से पढ़ा था। मतलब हम लोग कर्ली ब्रेसेस में उसका लेन दे देते कि हमें कितने रेंज चाहिए। यस यस, वो भी अभी करने वाले हैं हम आगे। ओके ओके ओके, यस थैंक यू सर। ठीक है, जस्ट आपको ये बेसिक पता होने चाहिए, तो इतना डिटेल में नहीं। तो समटाइम्स क्या होता है, फॉर सम स्टूडेंट इंटरव्यू में पूछा गया था, राइट अ रेजिक्स टू फेच नंबर्स फ्रॉम दिस। तो ये बेसिक क्वेश्चन इंटरव्यू में आ सकते हैं, उतने ज्यादा नहीं आएंगे, बट एक दो क्वेश्चन बहुत ही फ्यू इंटरव्यू में, जैसे आपने 100 नहीं 10-20 इंटरव्यू दिए तो एक आध इंटरव्यू में आपको एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने कभी भी यूज नहीं किया है, तो ये बोलेंगे तो क्या होगा, मीन्स थोड़ा सा उसके लिए इश्यू हो सकता है, ठीक है। बट जैसे मैंने पहले कहा, जो भी हमें एनएलपी की कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, आपको मॉडर्न डे एप्लीकेशन जब आप बिल्ड करेंगे उसका कहीं पे भी यूज नहीं होता है, बट टू अंडरस्टैंड बेसिक
टू अंडरस्टैंड एनएलपी कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है एंड इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो टोकनाइजेशन की कॉन्सेप्ट आगे यूज होगी, ये कॉन्सेप्ट यूज होगी, बट आपको मैन्युअली कोड वगैरह लिखना नहीं पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो हमने ये क्या किया, जैसे रेंज ऑफ कैरेक्टर्स देख लिए, देन आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये इधर और ग्रुप वगैरह, ठीक है, ये भी देखेंगे, बट अगेन यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है, मैचेस कैरेक्टर नॉट इन अ ब्रैकेट। तो ये क्या कर रहा है, जो कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, बट अगर हमने इसके स्टार्टिंग में ए लगा दिया, ये कैप लगा दिया, तो इसका क्या मीनिंग होगा, उसमें जो भी ब्रैकेट इसमें जो भी ये है उसको छोड़ के अदर थिंग्स, मतलब ये क्या करे, किसे अवॉइड करेगा, नंबर। नंबर्स को। सो अदर देन नंबर्स जो भी चीजें हैं उनको वो फाइंड आउट करेगा। लेट्स सी, तो ये क्या कर रहा है, नंबर को छोड़ के बाकी सबको फाइंड आउट करेगा, ठीक है। ऑल राइट, देन ये क्वांटिफायर्स देखते हैं, ये जो क्वांटिफायर्स है एग्जैक्टली क्या है, जैसे ये, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आपको मल्टीपल ऑकरेंसेस, जैसे हमने यहाँ पे डिजिट के लिए लिखा था, क्या लिखा था, आपको 4 डिजिट फाइंड आउट करने थे, तो कहाँ गया, डी 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 लिखा था, राइट, बैकस्लैश डी लिखा था। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ ऑकरेंसेस आपको इसके फाइंड आउट करने हैं वो दे सकते हैं। तो ये है क्वांटिफायर्स। सो क्वांटिफायर्स देखते हैं, तो इनमें सबसे पहले क्या है, ये देखेंगे एग्जैक्ट नंबर, मतलब कंसिडर आपको क्या करना है इसमें, इस स्ट्रिंग में जहां पे भी 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं बैकस्लैश डी, बट कंसिडर आपको 10 नंबर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये लिखना उतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है। तो ये तो आपको जहां पे भी 2 डिजिट है वो दे रहा है, 93, 34, 98, 65 दे रहा है, बट हम क्या कर सकते हैं अगेन इसमें एग्जैक्ट कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो अगर आपको सिर्फ 2 ही फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे, एक बार बैकस्लैश डी देंगे एंड उसमें जितने भी नंबर लिखना है, अगर हमने 2 लिखा तो ये क्या करेगा, जहां पे भी 2 टाइम्स आ रहा है वो देगा। तो कंसिडर यहाँ पे हम इसमें ऐसे ऐड कर देते हैं, इसमें इसको 3 देंगे, तो अभी ये क्या करेगा, 2 के पैटर्न में 98 दिख रहा है, 34 देगा, 96 दिया, बट इस 8 को लिया है क्या इसने, नो, 65, 76 जहां पे भी 2 के इसमें है वो दिया। तो कंसिडर आपको क्या करना है, अगेन हम इसका रेंज भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये दिया गया है। तो रेंज के लिए क्या होगा, सिंपली हम उसको बोल सकते हैं जहां पे भी 1 to 4 के रेंज में है, तो यही ले लेते हैं, टेक्स्ट इन रेंज ऑफ 2 to 4। तो ये क्या करेगा, अभी जहां पे भी 2 ऑकरेंसेस है, ओके, ये क्या हो रहा है उसको, ओके, बैकस्लैश 2 ओके, ठीक है। तो ये क्या किया उसने, 2 to 4 के रेंज में दिया, मतलब जहां पे भी 2 ऑकरेंसेस है, 3 ऑकरेंसेस है एंड 4 ऑकरेंसेस है, 2, 3, 4 ऑकरेंसेस। सो ये क्या है, रेंज, इसमें मिनिमम मैक्सिमम की रेंज देंगे तो उसके लिए फाइंड आउट करेगा, ठीक है। ऑल राइट, देन उसके बाद क्या है, ये देख लेते हैं, ए प्लस वाला 1 और मोर ऑकरेंसेस, मतलब कंसिडर आपको क्या करना है, उसके लिए दूसरा एग्जांपल लेंगे। तो ठीक है, ये आपको टेक्स्ट दिया गया है, टेक्स्ट में क्या होगा, कलर की डिफरेंस भी लेंगे, कलर, देन अगेन क्या है, कलर एंड ऐसा कुछ है, कलर, ठीक है, ऐसा दिया गया है। तो आपको क्या करना है, 1 और मोर ऑकरेंसेस, मतलब आपको क्या देखना है कि एक या एक से ज्यादा टाइम जहां पे भी यहाँ पे यू आया है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, COLO यू प्लस का क्या मीनिंग है, 1 और मोर ऑकरेंसेस। तो जहां पे भी यू का 1 और मोर ऑकरेंसेस है वो आपको फाइंड आउट करके दे रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन मार्क, ये क्या करेगा, 0 या फिर 1 ऑकरेंस। तो अगर आपको यू का 0 और 1 ऑकरेंस फाइंड आउट करना है, तो अगर हमने क्वेश्चन मार्क दिया तो ये कभी क्या क्या फाइंड आउट करके देगा आपको, फर्स्ट एंड सेकंड, यस, फर्स्ट एंड सेकंड, जहां पे यू 0 टाइम या फिर 1 टाइम है,
एंड दिस वन, ये जो भी स्टार है इसका क्या मीनिंग है? 0 और मोर। तो सेम वे में अगर यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा? स्टार देंगे तो All three. ऑल 3 मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें समझ में आ रही है एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एंड इसमें हमें एनएलपी में ये जो रेजेक्स के, इसकी जो मोस्ट कॉमन मेथड हम यूज करते हैं, ये तो फाइंड ऑल है ही, रीड ये RE डॉट फाइंड ऑल, ये तो हम यूज करेंगे ही, बट उसके साथ साथ और भी मेथड्स हैं, बट हम जो मोस्टली यूज करेंगे उनमें से एक है RE डॉट सब। ठीक है, ये RE डॉट सब क्या होता है? इस पैटर्न को फाइंड आउट करेगा एंड उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए किसी और इससे, तो ये क्लीनिंग में सब बहुत ज्यादा यूज होता है। तो हम आगे जाके जब भी प्रोजेक्ट वगैरह बिल्ड करेंगे तो उसमें RE सब का यूज देखेंगे, बट ये पैटर्न कैसे फाइंड आउट हो रहे हैं इसका बेसिक आइडिया आ रहा है। मे बी अभी आपको ये थोड़ा सा हमने फास्ट लिया है एंड इसके मल्टीपल एग्जांपल नहीं देखे, बट आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि इस तरीके से क्या होता है, कोई भी पैटर्न हम क्या कर सकते हैं पाइथन में फाइंड आउट कर सकते हैं। आ रही है आइडिया? यस, ठीक है। Yes. एंड ये आपको उतने डिटेल में आना ही चाहिए, ये जेनीआई के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है। फ्यू इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर जब आपको कोड में ये रिजेक्ट दिखेगा एग्जैक्टली इसका क्या मीनिंग है, क्यों यूज कर रहे हैं, इतना भी अगर आपको अंडरस्टैंड हो रहा है दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, एंड क्या होता है, इवन मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मुझे भी वन गो में कंप्लीट पैटर्न, अगर आप बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर के लिए पैटर्न लिख के दो, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग है, कोई ईमेल वगैरह है, तो वो भी मुझे लिखने नहीं आएगा। इवन मैं फ्रॉम लास्ट 2-3 इयर्स AI का ही यूज कर रहा हूँ। जैसे मैं क्या करूंगा, चैट जीपीटी को देता हूँ कि ये जो ईमेल है, ईमेल के लिए पैटर्न लिख के दो, तो वो क्या करेगा, ईमेल को आइडेंटिफाई करने के लिए टेक्स्ट में पैटर्न लिख के देता है। तो उसी का यूज हो रहा है, आप भी उसी का ही यूज करेंगे, बट आपको एटलीस्ट बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे डॉट का क्या मीनिंग है, हाइफन डी का क्या मीनिंग है, आपको एकदम से याद नहीं आएगा तो भी चलेगा, बट देखने से आपको पता चलना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे इसे देखेंगे तो ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है, अगर इतना भी समझ में आ रहा है दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें? ऑल राइट, एंड जैसे ही हम प्रोजेक्ट वगैरह बिल्ड करेंगे तो टेक्स्ट क्लीनिंग के लिए जो हमारी फर्स्ट स्टेप थी, रेजेक्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आपको कंसिडर HTML टैग्स रिमूव करने हैं तो रेजेक्स का यूज करेंगे, कुछ लिंक, कुछ अननेसेसरी, जो भी अननेसेसरी कैरेक्टर्स हैं उनको रिमूव करने के लिए रेजेक्स का यूज होता है, एंड जो कि हम यूज करके देखेंगे रेजेक्स का टू रिमूव अननेसेसरी कैरेक्टर्स। ठीक है, तो अभी हम बोल सकते हैं कि जो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग की स्टेप है, ऑलमोस्ट आपको एटलीस्ट आइडिया तो आ गया। प्रोजेक्ट में तो हम सबका इंप्लीमेंटेशन देखने वाले हैं, बट स्टिल आपको एक बेसिक आइडिया आ गया कि ये सारी स्टेप आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, फर्स्ट डेटा गैदर मिलते ही आप प्री प्रोसेसिंग करोगे, मतलब क्लीनिंग। फर्स्ट स्टेप क्लीनिंग, क्लीनिंग में क्या करेंगे, रेजेक्स का यूज करके जो भी अननेसेसरी कैरेक्टर्स है उनको रिमूव करेंगे। देन टोकनाइजेशन, जो भी आपको डेटा मिला है उसको चॉप अप करेंगे, एंड नॉर्मलाइजेशन के कुछ मेथड आप यूज कर सकते हैं, मे बी स्टेमिंग, लेमेटाइजेशन, लोअर केसिंग वगैरह। तो ये वाली स्टेप क्लियर है, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है। सर पहले नॉर्मलाइजेशन आएगा बाद में टोकनाइजेशन आएगा? नो नो, पहले टोकनाइजेशन आएगा, क्योंकि कंसिडर अगर आपके पास टोकनाइजेशन नहीं है तो वॉकिंग, वॉक्स, ये सब कुछ आपको कैसे मिलेगा? कंप्लीट स्ट्रिंग से आप ये कर सकते हैं क्या, कंप्लीट स्ट्रिंग को नॉर्मलाइज? नो राइट, तो आपको उसको स्टेमिंग या लेमेटाइजेशन करने के लिए टोकनाइज करना होगा पहले, देन इंडिविजुअल वर्ड को आप स्टेमिंग लेमेटाइजेशन कर सकते हैं। बट जो डॉट लोअर मेथड है, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन के डॉट लोअर मेथड क्लीनिंग के साथ ही इंक्लूड करते हैं, मतलब स्टार्टिंग के स्टेप में ही लोअर कर देंगे, देन बाकी की चीजें करते हैं। सिर्फ नॉर्मलाइजेशन का डॉट लोअर स्टार्टिंग में आता है, बाकी सारी स्टेप टोकनाइजेशन के बाद में आएंगी। ठीक है, अगेन जब हम प्रोजेक्ट में देखेंगे थोड़ी सी ये चीजें और क्लियर हो जाएगी, बट ये स्टेप समझ में आ रहा है। जब भी हम एनएलपी के लिए एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं तो ये स्टार्टिंग में ये स्टेप्स हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ऑल राइट, तो अभी ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। तो इसका बेसिक आइडिया लेते हैं कि टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन मींस एग्जैक्टली क्या होता है एंड ये कैसे होगा। ठीक है, तो टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है, हमने क्या कहा था, क्या होता है? एम्बेडिंग। एम्बेडिंग, राइट, मतलब
जो भी आपको टेक्स्ट है उसे नंबर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सो आपको जो भी टेक्स्ट मिल रहा है उसे नंबर में कन्वर्ट करना है। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने मेथड्स देखे, जैसे ASCII वगैरह होती है, राइट। ASCII में क्या हो रहा है, ए को हमने नंबर दिया था, क्या नंबर, ए को 65, अगर बी है तो उसको 66 कर सकते हैं। बट अगर हम ASCII का यूज करेंगे, ये भी तो नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे सेल है हमने देखा था CELL, तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन तो सेम रहेगा ASCII का, बट इससे मीनिंग कन्वे हो रहा है क्या, ये बायोलॉजी का सेल है, बैटरी है, या जुपिटर नोटबुक का सेल है, कुछ है, हो रहा है इस रिप्रेजेंटेशन से, No. नहीं हो रहा है। या फिर आपने ये दो वर्ड लिए, जॉय एंड हैप्पी, कंसिडर ये दो वर्ड, तो इनका रिप्रेजेंटेशन तो डिफरेंट लगेगा, राइट, ASCII में, बट इनका मीनिंग सेम है। तो ये भी आपको इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम है वो कन्वे नहीं हो पा रहे इन ASCII। इसीलिए हम कुछ ऐसे मेथड फाइंड आउट करना चाहते हैं जो जस्ट ऐसे एक इंडिविजुअल नंबर ना दे, कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन स्टोर कर सके, इसीलिए टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन की मेथड होती है। एंड टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे हम ऐसे इंडिविजुअल नंबर यूज नहीं करेंगे, हम यूज करते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं, क्या होता है वेक्टर का मीनिंग, Numerical representation of text. Matrix. मैट्रिक्स, ओके, मैट्रिक्स मल्टीपल वेक्टर से बिल्ड होता है, तो हम सिंपली ऐसे बोलेंगे कलेक्शन ऑफ नंबर। And having dimension, magnitude and direction. यस, सो फिजिक्स के इसमें हो गया, राइट। फिजिक्स में क्या होता है, जैसे स्पीड है, स्पीड क्या है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा। सो ये क्या है, स्केलर एंड वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, स्केलर को सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर को मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन होता है, बट दैट इज डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, नॉट कंप्यूटर साइंस। सो कंप्यूटर साइंस में वेक्टर का मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ नंबर। जैसे कि हमने यहाँ पे एक लिस्ट लेते हैं, लिस्ट में अगर हमने नंबर लिखा एनी रैंडम नंबर एनीथिंग, सो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज वेक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसी वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे इंडिविजुअल स्केलर वैल्यू नहीं लेते हैं, मतलब एक सिंगल वैल्यू नहीं लेंगे, इंस्टेड ऑफ दैट कलेक्शन ऑफ नंबर, मतलब ऐसे मल्टीपल नंबर से इस वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड इससे क्या होता है, इन नंबर से मीनिंग वगैरह कैसे कैप्चर हो रहा है ये हम आगे देखेंगे, बट स्टिल हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ रहा है ये। एंड ये जो एग्जांपल लिखा था हमने, ये क्या है, इट इज ए एग्जांपल ऑफ वेक्टर। समझ में आ रहा है ना वेक्टर क्या होता है, या तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि लिस्ट ऑफ नंबर, ऐसे कंसिडर कीजिए, अगर आपको नंबर की लिस्ट की गई है तो इसे हम बोलेंगे वेक्टर। एंड जब भी आपने टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट किया तो उसको हम बोलते हैं एम्बेडिंग। तो एम्बेडिंग में से एग्जैक्टली क्या होता है, ये जो आपको लिस्ट मिली है नंबर की उसी को एम्बेडिंग कहा जाता है। तो हम जनरली NLP में उसे वेक्टर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलते हैं, एम्बेडिंग। ठीक है, तो एम्बेडिंग क्या है बेसिकली, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट। यस, या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। तो हमने पढ़ा था, राइट, जब हम रैग देख रहे थे वहां पे हम एम्बेडिंग क्रिएट कर रहे थे। तो एम्बेडिंग मतलब क्या है, टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट किया था हमने, उसी को हम क्या बोलेंगे, एम्बेडिंग बोलते हैं। तो ये क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, एंड डायमेंशन ऑफ एम्बेडिंग भी हो सकता है। सो डायमेंशन किसे बोलेंगे, रो कॉलम। यहाँ पे तो कॉलम वगैरह नहीं है, तो सिंपली उस वेक्टर में या फिर उस एम्बेडिंग के वेक्टर में कितने नंबर हैं, तो इस वेक्टर का क्या डायमेंशन रहेगा, 1 into 3। जस्ट 3। अभी यहाँ पे हम जस्ट 3 बोलते हैं, 1 into 3 नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये ऑलवेज 1 ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका डायमेंशन 3 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स इन लिस्ट, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल आइटम्स, ये न्यूमेरिकल होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन क्या है, 3, क्योंकि इसमें 3 नंबर्स है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि यही डायमेंशन आप जब वेक्टर स्टोर वगैरह बिल्ड करते हैं, तो इस वेक्टर स्टोर जब हम रैग वगैरह देखेंगे वहां पे डायमेंशन का यूज होता है। जो भी कुछ मॉडल का डायमेंशन
1536 होता है, कुछ डायमेंशन का 768 होता है। तो वो डायमेंशन क्या है आपको समझ में आना चाहिए। डायमेंशन मतलब जब हम टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करेंगे या फिर वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो उस वेक्टर में कितने नंबर है, दैट इज डायमेंशन। तो ये बेसिक चीजें क्लियर है क्या? ऑल राइट, देन अगेन अभी वेक्टर की जो भी मेथड्स है, एम्बेडिंग की मेथड्स अवेलेबल है हमारे पास, वो मेथड्स देखने के बाद हम देखेंगे कि दो वेक्टर कितने सिमिलर है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। हमने इवन डेमो में किया था, कैसे कर रहे थे? Cosine similarity. कोसाइन सिमिलरिटी के अदर भी मेथड है, जैसे यूक्लिडियन डिस्टेंस, मैनहट्टन डिस्टेंस, डॉट प्रोडक्ट, कोसाइन सिमिलरिटी। तो ये सारी चीजें एग्जैक्टली वर्क कैसे करती है, हम उनका कैसा यूज करेंगे, एंड एग्जैक्टली वो सिमिलरिटी कैसे फाइंड आउट करेगा वो भी हम आगे देखेंगे। बट अभी हम देखेंगे जब आपको एम्बेडिंग क्रिएट करना है उसकी कुछ मेथड्स हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ एम्बेडिंग। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एम्बेडिंग मेनली दो टाइप की एम्बेडिंग होती है। फर्स्ट हो गई फ्रीक्वेंसी बेस्ड, एंड ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड ज्यादा ट्रेडिशनल वे में है। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने मशीन लर्निंग में वन हॉट एनकोडिंग पढ़ा होगा, वन हॉट एनकोडिंग, देन अगेन यस बैग ऑफ वर्ड्स आता है, बैग ऑफ वर्ड्स, या फिर टीएफ, नॉट टीएफ आईडी, इसे काउंट वेक्टराइजर कहा जाता है, काउंट वेक्टराइजर। एंड टीएफ आईडी भी एक दूसरी मेथड है, इट इज आल्सो फ्रीक्वेंसी बेस्ड मेथड। तो इन फ्रीक्वेंसी बेस्ड मेथड में सिंपली क्या हो रहा है, हम किसी भी सेंटेंस में कितने वर्ड आ रहे हैं, उस वर्ड की फ्रीक्वेंसी से उसका क्या मीनिंग है उस अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल हम ऐसे बोलते हैं दिस इज गुड प्रोडक्ट, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका सेंटीमेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें जो पॉजिटिव वर्ड है जैसे गुड, गुड की फ्रीक्वेंसी आई है मतलब हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव, या फिर इसकी जगह पे बैड, जो निगेटिव रिव्यू है उनकी फ्रीक्वेंसी आएगी तो इसे बोलेंगे निगेटिव रिव्यू। तो ये फ्रीक्वेंसी बेस में क्या हो रहा है, आपके सेंटेंस में कौन से वर्ड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उससे हम मीनिंग कैलकुलेट करने का ट्राई करें। बट ये ऑलवेज वर्क होगा क्या, ओनली बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी हम मीनिंग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मूवी का अगर आप रिव्यू कैलकुलेट करें तो ऐसे लेंगे, दिस इज लॉन्ग मूवी बट नॉट गुड, एंड लेते हैं दूसरा है दिस इज नॉट लॉन्ग मूवी बट गुड। तो इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट सेम वर्ड है, दोनों में दिस है, दोनों में इज है, दोनों में लॉन्ग है, दोनों में मूवी, दोनों में बट, दोनों में नॉट, दोनों में गुड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों का मीनिंग सेम है या फिर सेंटीमेंट सेम है? नो, राइट। तो ये जो फ्रीक्वेंसी बेस्ड मेथड है ये प्रीवियसली यूज होती थी फॉर सम यूज केसेस, अभी भी इनको हमें पढ़ना ही पड़ेगा फॉर इंटरव्यू एंड अंडरस्टैंडिंग अदर मेथड। बट क्या है, इनमें मीनिंग उतने अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं होगा, सम लेवल पे सम एक्सटेंट तक ये मीनिंग को कैप्चर करेंगे बट उतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाते। तो इसीलिए सेकंड टाइप की मेथड इंट्रोड्यूस की गई थी, दैट इज प्रिडिक्शन बेस्ड मेथड। सो प्रिडिक्शन बेस्ड में क्या हो रहा है, आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट के बेसिस के ऊपर हम मीनिंग को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर रहे हैं, एंड उसमें है वर्ड टू वेक, अगेन आप ग्लो बोल सकते हैं, देन फास्ट टेक्स्ट, ठीक है। ये सारे मेथड आपको प्रिडिक्शन बेस्ड मेथड्स है, ठीक है। एंड देन और भी बाकी की मेथड जैसे अटेंशन मैकेनिज्म भी इसी के लिए यूज होता है, बट अटेंशन इसका भी एडवांस टाइप है, ठीक है। अगेन हम बाद में देखेंगे, बट ये फ्रीक्वेंसी की जो टाइप ऑफ एम्बेडिंग है, एम्बेडिंग आप मेनली दो वे से क्रिएट कर सकते हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी की बेसिस के ऊपर, दूसरी प्रिडिक्शन बेस पे। तो ये क्लियर है? और सर मोस्टली कौन का यूज होता? मॉडर्न एप्लीकेशन में इनमें से कोई भी यूज नहीं होता है, उसमें अटेंशन बेस्ड यूज होती है। बट एनएलपी में मोस्टली वर्ड टू वेक ज्यादा यूज होता था प्रीवियसली, सबसे ज्यादा। Yes, sir. And suppose we are saying like we are using the word to wait, then interviewer is saying it is not used in a real-time system. If you have smaller data, then in that case you can use the word to wait. Yes. But in real time, you can use the OpenAI embedding and some other
the models. राइट। तो अभी जो ट्रेडिशनल एप्लीकेशन जैसे हमने रैग बिल्ड किया था, तो वहां पे हमने कौन सी एम्बेडिंग यूज की थी? ओपन एआई की, राइट? OpenAI. क्योंकि वो मीनिंग को बेटर वे में अंडरस्टैंड करते हैं। वो अटेंशन बेस्ड एम्बेडिंग है। अटेंशन बेस्ड एम्बेडिंग भी जब हम आगे ये पहले कंप्लीट करके एनएलपी से आगे जाएंगे, जेएनएआई का पार्ट देखेंगे, तो वहां पे अटेंशन बेस्ड एम्बेडिंग क्या होती है एंड वो इन सबसे बेटर क्यों है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ऑल राइट, ये क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो टुमारो हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट विथ फ्रीक्वेंसी बेस्ड मेथड। ये क्या है, किस तरीके से मीनिंग वगैरह कैप्चर कर रही थी, कैसे वर्क होती है, ये सब कुछ हम टुमारो देखेंगे। एंड देन अगर टाइम होता है तो इसमें सिर्फ वर्ड टू वेक देखेंगे। बाकी की अगर आपको जस्ट नेम भी पता है अपने उतना सफिशिएंट है, आपको कोई इंटरव्यू में नहीं पूछेगा एंड कहीं पे आपका यूज भी नहीं होगा, बट वर्ड टू वेक का कैसे यूज होता है, उससे क्या होगा वो भी हमें अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? एंड वन मोर थिंग, अगर आप में से किसी ने अभी तक जो ग्रुप पे आप पे फॉर्म दिया गया, राइट, ग्रुप पे फॉर्म आया है, उसे आपको फिल कर देना है आज के आज ही, मतलब बिफोर टुमारो 5 PM वो कंप्लीट करना है, बट आज के आज कंप्लीट करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि उसी से आपको मीट की लिंक मिलेगी, उसी से आपको नोट्स मिलेंगे, वहां पे जो आप इंफॉर्मेशन देने वाले उसी से आपका मॉक ग्रुप फॉर्म होगा, उसी इंफॉर्मेशन से आपके इंटरव्यू शेड्यूल होंगे। अगर आपने वो फॉर्म फिल नहीं किया तो आपको मीटिंग की लिंक नहीं मिलेगी, आपको जो नोट्स है उसका फोल्डर नहीं मिलेगा, या फिर आपके इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होंगे, आपको मॉक ग्रुप असाइन नहीं होगा। तो सारे एक्टिविटीज के लिए वो फॉर्म इंपॉर्टेंट है। तो अभी के अभी अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो उसको कंप्लीट करके लीजिए। ठीक है, ऑल राइट, एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन? If somebody asks the question like what is difference between the vector and embedding, so can we say that like vector is only representation of numbers, or it is collection of numbers, and embeddings it is a representation of text, but it is actually Yes. in the meanings. एग्जैक्टली राइट, मतलब वेक्टर में क्या है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये नहीं लिस्ट ऑफ नंबर लेंगे तो वो वेक्टर होगा, बट एम्बेडिंग हम कब बोलते हैं, टेक्स्ट को हम वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड उसमें मीनिंग अगर कंसिडर हो रहा है तो ही उसे एम्बेडिंग बोलेंगे। तो ये कुछ टेक्स्ट के बेसिस के ऊपर कन्वर्ट किया गया है वेक्टर में, तो ही उसे एम्बेडिंग बोलना है। या फिर जस्ट रैंडम लिस्ट दी गई तो उसको एम्बेडिंग बोलेंगे क्या? No. तो हम ऐसे बोल सकते हैं all embedding are vector but all vector are not embedding. Yeah, sir. So I recently went through the one interview, and exactly he asking the same. Like you tell me the meaning of like all vectors are the embeddings, but all embeddings are not the vector. Now you understood? Yeah, correctly. Thank you, sir. Yeah. Yes, Harshita. Sir, this is regarding that form. I have already filled the form. Mhm. But when I have added and submitted the response, right? In the image, it has added my name again. Sorry. So, for adding image, you have given one specific pattern, right? Our name. So I have added it in the same pattern, but after adding and submitting the response, I was checking the response again, and my name got changed over there. Like Harshita underscore Lingam hyphen Harshita. I don't know how it added hyphen problem. Harshita. उतना छोटा प्रॉब्लम। Okay. बट जो अबव इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए। Yeah, it is correct. ऑल राइट, ठीक है, एनीथिंग एल्स? सो सबका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? ये जो भी हमने आज पढ़ा इसमें या फिर टुमारो हम देखने वाले इसमें किसी को डाउट है? ऑल राइट, ओके देन, अगर कुछ डाउट नहीं है वी विल स्टॉप हियर एंड फ्रॉम टुमारो हम क्या करेंगे, जो आपकी टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन की मेथड है वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you, sir.